हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था क्यों तियान भाई कियान जियाओ से बोल रहे होते हैं तुम वांगे चले जाओ, क्योंकि अभी क्यूयाओ काफी ज्यादा गुस्से में होगी। अगर वो यहाँ पे आ जाती है तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। कियान जियाओ बोल रहा होता है ठीक है डैड, फिर मैं अभी निकल जाता हूँ। क्यों तियान भाई सोच रहे होते मैंने बहुत सारे डॉक्टर से इलाज कराया लेकिन कोई भी क्यूया की बीमारी के बारे में नहीं बता पाया, पर ये कैसे मिरेकलस डॉक्टर है जिसने इसको ठीक कर दिया। मुझे कैसे भी करके इसको अपनी फैमिली के अंदर लेना ही होगा। वहीं जो क्रिस होता है उसको अगले सुबह याद आ रहा होता है कि उसने क्यूया के साथ में सिस्टम किया है, क्योंकि क्रिस की बॉडी काफी ज्यादा वीक थी, इसी वजह से सिस्टम करते तो काफी ज्यादा चोट आ गई थी। क्रिस बोल रहा होता है कियान क्या तुम कैसे जाग गई। कियान बोल रही होती है मैं रात में पानी के टैप में डूबी हुई थी। क्रिस बोल रहा होता है इसको देख के लग रहा है कि इसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है। क्रिस पूछता है वैसे क्यूया कहाँ पे है। कियान बोल रही होती है क्यों तियान ने उनको सुबह सुबह बुलाया था, क्यों तियान को तुम काफी ज्यादा पसंद आए हो और वो तुमको एक डॉक्टर के तौर पर रखना चाहता है। क्रिस सोच रहा होता है तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई। सीन चेंज होता है, मैं क्यों तियान के कैसल का सीन दिखा जाता है जो कि बोल रहे होता है पर जो भी पॉइजन वाला मैटर है मैं उसको सही से इन्वेस्टिगेट करवाऊंगा और सुसु जिंदा है कि मर गई मैं उसको भी ढूंढ के लाऊंगा, चाहे वो बंदा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जिसने भी तुम्हें हार्म करने का ट्राई किया वो नहीं बचेगा। वहीं जो क्यूया होती है वो क्यों तियान की बातों को नहीं सुन रही होती है। क्यों तियान भाई बोल रहा होता है क्यूयाओ मैं फाइट करने के लिए आर्मी को वांगा से लेके जा रहा हूँ, मेरे एब्सेंस में तुम्हें इस पूरी सिटी का ध्यान रखना है। क्यूयाओ को देखते हुए क्यों तियान भाई सोच रहा होता है आखिर इस लड़की को हुआ क्या है, आज ये मेरी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही और काफी ज्यादा खोई खोई सी लग रही है। चलो चाहे जो भी हो मुझे इसको यहाँ पे रोकने के लिए मनाना होगा, क्योंकि सिर्फ इसी के प्रेजेंस में टाई सिटी सेफ है। तियांग ये बोल रहा होता है क्यों मुझे तुमसे एक और चीज के बारे में बात करनी थी। मैंने सुना है कि तुमको ठीक करने वाली काफी ज्यादा स्किलफुल डॉक्टर है। मुझे इसी में काम करते हुए काफी सारा टाइम बीत गया, मैंने बहुत सारे हालात देखे और बहुत सारी बेटर्स भी देखी है। ऑन साइड की वजह से मुझे काफी ज्यादा इंटरनल इंजरीज हो गई है, तो क्या तुम उनको मेरी हेल्प करने के लिए भेज सकती हो। क्यूआ शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है डैड आके आपको डॉक्टर के बारे में कैसे पता। वही जो तियांग वही होता है वो लुई को देख रहा होता है। लुई बोल रही होती है कुछ शिशु को मार दिया गया और उनकी आवाज को बंद करा दिया गया। मुझे लगा कि ये मैटर काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है, इसी वजह से मैंने सिटी लॉर्ड को सारी बातें बता दी ताकि यहाँ पे क्या हुआ है सारी चीजें इन्वेस्टिगेट करा सके। इन्हीं सारी चीजों के दौरान मैंने इनको फीमेल डॉक्टर के बारे में भी बताया। क्यों यहाँ बोल रही होती है अच्छा ऐसी बात है। लुई बोल रही होती है वैसे मिस्टर जू कियान है वो नुजिया काउंटी के गवर्नर की होने वाली डॉटर इन लॉ है। सभी लोगों को लगा कि वो मारी गई, लेकिन उसके बाद में वो एकदम से आपके सामने अपीयर हुई। क्या ये कोई बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस नहीं है। क्यों बोल रही होती है डैड आपने बोला है कि मैं आपके पास में डॉक्टर को भेजूं, आखिर आपके कहने का क्या मतलब है। क्यों तियान सोच रहे होते इसकी मार्शल आर्ट में से ऑलरेडी काफी ज्यादा बेहतर है और अपने इंजरीज की वजह से मैं काफी ज्यादा कमजोरी पड़ गया हूँ। अगर मैं यहाँ पे ठीक हो गया तो शायद से मैं और भी ज्यादा कल्टीवेट कर सकूँ। तियांग बोल रहे होते मैं चाहता हूँ कि तुम उस डॉक्टर को सिटी लॉर्ड के पैलेस में हमेशा के लिए भेज दो। एक अच्छे डॉक्टर की हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर तुम्हें कभी भी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है तो हम उसे तुम्हारे पास में वापस भेज देंगे। तियांग सोच रहे होते मैं तुम्हारा अडॉप्टेड फादर हूँ और सिटी का सिटी लॉर्ड हूँ, तुम्हारे मास्टर के तौर पर मैं तुमसे सिर्फ एक फीमेल डॉक्टर मांग रहा हूँ, तुम मुझे इसके लिए मना नहीं कर सकती। क्यों बोल रही होते नहीं हम लोग के बीच में ऑलरेडी सिस्टम हो चुका है। ये सुन के वहाँ पर तियांग और लुई काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। लुई बोल रही होते लेकिन मास्टर वो तो एक लड़की है ना। वही क्यों तियांग बोल रहे होता कि ऐसी बात है तो ये मानो कि मैंने तुमसे कभी डॉक्टर मांगा ही नहीं, तुम्हें उसको सिटी लॉर्ड के मेंशन में भेजने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मुझे कभी भी उनकी जरूरत पड़ी तो तुम उनको मेरे पास में जरूर भेजोगी। तो क्या तुम उनको अभी मेरे पास में भेज सकती हो। क्यों ये अपने डैड को फिर से मना कर देती है। चिढ़ते हुए तियांग बोल रहे होते अब क्या रीजन है। क्यों ये बोल रही होते कल मेरी वजह से डॉक्टर की बॉडी पे काफी ज्यादा इंजरीज आ चुकी है और फिलहाल वो ऐसी कंडीशन में ही नहीं है कि वो कहीं से भी मिल सके। तियांग सोच रहा होता है क्यों काफी ज्यादा पावरफुल है, ये तो काफी अच्छी बात है कि वो डॉक्टर इसकी पावर की वजह से मरी नहीं। तियांग बोल रहे होते हैं मुझे पता चल चुका है कि आखिर तुमने क्या किया है। मैं सिटी को सबसे बेस्ट डॉक्टर को भेजूंगा ताकि वो फीमेल डॉक्टर को ठीक किया सके और उन फीमेल वॉरियर्स का भी ध्यान रखा सके जिनको भी कल कियाओ जियाओ ने घायल कर दिया है। मुझे अभी कुछ टाइम पहले ही पता चला है कि आखिर उस कमीने ने करा तो क्या किया है। मैंने उसको पकड़वाने के लिए ऑलरेडी गार्ड को भेज दिया था, लेकिन वो कमीना पहले यहाँ से भाग चुका था, अभी वो सी में कहीं छुपा होगा। क्यों बोल रही होती वो मेरा भाई है तो एक बार के लिए तो हम उसकी गलती को माफ कर सकते हैं, लेकिन अगर ये फिर से होता है तो उसके बाद में क्या होगा उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेती। क्यों तियांग वहाँ जाते हुए बोल रहे होते तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं इसका हाथ पाँव खुद उड़ा दूंगा। लुई क्यों के पास में बैठते हुए बोल रही होती है मास्टर आखिर कल रात को क्या हुआ था, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि मैं कल रात को आपके साथ में नहीं थी। क्यों बोल रही होती है लुई मैं साथ आओ। आगे वो लोग क्यूआ के कमरे में आ गए होते हैं। डरते हुए क्रिस सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या होने वाला है, कहीं तो नहीं क्यों ने मुझे अपनी कंकुबाइन बनाने का सोच रहा हो। क्यों बोल रही होती है कल जो यहाँ पे अगरबत्तियां जल रही थी उसके अंदर कोई तो प्रॉब्लम थी, उसी चीज ने हम लोग को ड्रग कर दिया। क्रिस अभी भी सोच रहा होता है क्या मुझे यहाँ पे ले जाने के लिए आई है। वही लुई चिढ़ते हुए बोल रही होती है तुम लोगों ने आखिर क्या कर दिया, ये पक्का से यंग मास्टर कियाओ जियाओ और कियान की मिली भगत है, इन लोगों ने मिलकर हमें लेडी को पॉइजन किया है,
पक्का वो कियान क्या नहीं होगी जिसने वो अगरबत्तियां खरीदी होगी, और ये भी पक्का से इसने हमारे यंग मिस को मरवाने के लिए खरीदा होगा। फिर वो क्यूआ के पास में बैठते हुए बोल रही होती है, मास्टर हमको इस मैटर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर इस चीज में कौन इन्वॉल्व है। बिना किसी मर्जी के उन लोगों की गर्दन तोड़ देनी चाहिए। आप यहाँ पे मेरे और सभी लड़कियों के लिए भगवान है। अगर कोई भी हमारे भगवान को हार्म करने का ट्राई करेगा तो उसे काफी ज्यादा गंदी मौत मिलनी चाहिए। कियान सोच रही होती है, मुझे लड़की के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। सारे गलत काम करने के बावजूद बाकी को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है। इस लड़की ने यहाँ पे क्यूआ को पॉइजन दिया, इसी ने यहाँ पे अगरबत्तियां जलाई और ये बोल रही है कि सारी गलती मेरी है। लुई बोल रही होती है, जो मिस कियान है इसकी आइडेंटिटी काफी ज्यादा अजीब है। ये प्रीफेक्ट झैंग की डॉटर इन लॉ थी। काफी टाइम से एक रूमर फेमस है कि मारी जा चुकी है, लेकिन जब सभी लोग बात कर रहे थे कि ये मर चुकी है तभी ये क्या कर रही थी, ये हमारी सिटी में आ गई। मिस लुई, मैं आपसे बोल रही हूँ कि इसके जो आने के इंटेंशन है बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके इरादे बहुत ज्यादा खराब है। हमें यहाँ पे इसको काफी ज्यादा गंदे तरीके से टॉर्चर करना चाहिए ताकि अपने गुनाहों को एक्सेप्ट कर ले। कियान बोल रही होती है, तुम यहाँ पे गलत कह रही हो क्योंकि जो अगरबत्तियां उनको चेंज किया गया है। लुई बोल रही होती है, तुम कह रहे हो कि इनको चेंज किया गया है, क्या तुम्हारे पास में कोई एविडेंस है? तुम बिना किसी एविडेंस के सारी बातों का इल्जाम मेरे ऊपर नहीं लगा सकती। तुमने पहले यहाँ पे मास्टर को बीमारी दी, उसके बाद तुमने बीमारी का यूज करते हुए डॉक्टर को यहाँ पे बुलाया और इलाज के दौरान तुमने ये अगरबत्तियां जला दी। यहाँ पे सब कुछ पानी की तरह साफ है। तुमने हमारे यंग मिस को पॉइजन दिया, यहाँ तक कि तुम्हारे डॉक्टर ने के साथ में सिस्टम भी कर लिया। लुई बोल रही होती, मिस आपके साथ में जो भी हुआ है उसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। मेरा तो मानना है कि दोनों को मार देना चाहिए और ऐसा प्रिटेंड करना चाहिए कुछ हुआ ही नहीं है। क्रिस बोल रहा होता है, लुई ज्यादा एक्टिंग मत करो, तुम यहाँ पे कियाओ के साथ में मिली हुई थी ताकि तुम इस क्यूआ को मार सको। लुई आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है, अभी तुम मरने वाले हो फिर भी तुम इतना कॉन्फिडेंस हो। तुम्हें क्या लगता है मेरी मास्टर कोई बेवकूफ है जो कि तुम्हारी बातों को मान लेंगी? अगर मैं यहाँ पे इतनी अच्छी पोजीशन पे हूँ तो आखिर मैं कियाओ के साथ में हाथ क्यों मिलाऊंगी? तभी क्रिस लुई के गले पे निशान को दिखाते हुए बता रहा होता है, आखिर तुम्हारे गले पे निशान कैसे आया? लुई बोल रही होती है, कल मुझे एक मॉस्किटो ने काट लिया था और मैंने अपने नेल से कुछ ज्यादा ही जोर से अपने गले पे खरोच दिया जिसकी वजह से मार्क्स आ गए। ये कोई एविडेंस नहीं हुआ। वही जो क्रिस होता है अपने एक्सरसाइज का यूज करते हुए लुई को देख रहा होता है। क्रिस बोल रहा होता, तुम्हारे कहने का मतलब तुम्हारी पूरी बॉडी के ऊपर जो मार्क्स है वो तुमने खुद ने दिया है। लुई बोल रही होते, कुछ ही फालतू बातें मत करो, मास्टर आगे आप इन लोगों को मरवा क्यों नहीं रही है? क्यूया बोल रही होते, लुई अपनी स्कर्ट ऊपर करो। लुई बोल रही होती, आखिर आप कैसी बातें कर रही हैं? चिल्लाते हुए क्यूया बोल रही होती, मैंने कहा ना कि अपनी स्कर्ट को ऊपर करो। तभी वहाँ पे 2 गार्ड्स आती है। लुई बोल रही होती, मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज मुझे चेक मत करो। फिर लुई उन लोगों से हाथ छुड़ाते हुए भागने लगती है, लेकिन गार्ड्स उसको पकड़ लेती है। जब वो उसके स्कर्ट को ऊपर करते हुए देखते हैं तो लुई के बॉडी के ऊपर हाथ के निशान होते हैं। कियान बोल रही होती है, कमीनी कुत्ते, अब तुम क्या बोलना चाहोगी? लुई बोल रही होती है, यंग मास्टर कियाओ ने मुझे करने के लिए बोला था। मैंने जब उनको मना किया तो उन्होंने मुझे काफी ज्यादा फोर्स किया। जब आपकी लाइफ के ऊपर खतरा बना हुआ था तब वो जानवर मेरे साथ में ये सब कर रहा था और मैं खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है मिस, मैंने आपको बहुत सालों तक सर्व किया है और मैं आपको अपनी बड़ी बहन की तरह मानती हूँ। आपको तो याद ही होगा कि मैं वो पहली लड़की थी जिसको कि आपने बचाया है। ये सब बोलने के बावजूद भी क्यू उसके बातों पे ध्यान नहीं दे रही होती। रोते हुए लुई बोल रही होती, क्यू याओ, ये सब तुम्हारी ही गलती थी। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया कि मैं तुमको खुश कर सकूं। मेरे यहाँ पे कोई भी गलती नहीं थी, मेरी बस इतनी गलती थी कि मैं तुमको अपनी बहन बनाना चाहती थी। क्या तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था कि तुम पब्लिकली ये नहीं बोल सकती थी कि मैं तुम्हारी एडॉप्टेड सिस्टर हूँ? आखिर मैं अपनी पूरी लाइफ एक सर्वेंट बन के क्यों रहूं? तुम एक क्रूअल और रूथलेस लड़की हो जिसने कि मुझे पहले बचाया था, तो फिर तुमने मेरी एंड तक हेल्प क्यों नहीं करी? तुमने मुझे आधे रास्ते में क्यों छोड़ दिया? मैं कियाओ का यूज करते हुए यहाँ पे एक कंकुबन बनना चाहती थी, तो इसमें आखिर मैंने क्या ही गलत कर दिया? मुझे पता है कियाओ ने मेरा यूज किया है, पर उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे कंकुबन बनाएगा और एक स्लेव से बढ़ के तो एक कंकुबन होती है। तभी जो क्यूया होती है वो लुई के पास में आ जाती है। लुई बोल रही होती है, मास्टर आप मुझे अपनी सिस्टर बना लीजिए, मैं पूरा दिल लगा के आपके लिए काम किया करूंगी, मैं चिटरलॉर्ड को बताऊंगी आखिर यंग मास्टर ने आपके खिलाफ क्या क्या किया था जिसको कि उनको पनिश किया जा सके। अगर आपने मुझे अपनी बहन बना के आधा के सर मेरा नाम कर दिया तो मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी। तभी जो क्यूया होती है वो लुई के सर पे हाथ रखती है। लुई बोल रही होती है, तो मास्टर क्या आप मुझे प्रॉमिस करने वाली है? तभी क्यूया उसके गले तोड़ के उसको मार डालती है। क्रिस सोच रहा होता है मैं बात तो कुछ भी पता नहीं चल रहा, लेकिन अंदर से लुई का सर पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। वो क्यूया जो कभी भी लड़कियों को नहीं मारती, वो भी गद्दारों को तो नहीं छोड़ती। क्यूया बोल रही होती है इसको बाहर फेंकवा दो। फिर जो क्यूया होती है वो किस की तरफ आ गई होती है। कियान बोल रही होती है, मिस मेरी बात सुनिए। क्यूया बोल रही होती है, एक्सप्लेनेशन की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे भी कुछ भी नहीं सुनना, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम यहाँ पे क्यों आई थी और मेरे पास आने का तुम्हारा क्या पर्पस था। फिर क्यूया बोल रही होती है, द बुद्धा मस्ट बी डिस्ट्रॉयड, क्या ये तुमने लिखा था? क्रिस बोल रहा होता है, हाँ ये मैंने लिखा है। क्यूया बोल रही होती है, ये कहानी तो काफी ज्यादा अमेजिंग थी, अपने दिमाग में एक नया वर्ल्ड बनाना काफी ज्यादा अमेजिंग चीज है। फिर वो बोलती है सारा सामान ले लो हम लोग चलते हैं। क्रिस बोल रहा होता है, आखिर मुझे पैसा क्यों दे रही है? क्यूया बोल रही होती है, मुझे कल काफी ज्यादा अच्छा फील हुआ है,
मुझे तुम्हारे साथ में रहने में काफी ज्यादा मजा आया। हम देखते यहाँ पे क्रिस कुछ भी नहीं कह पा रहा होता। क्यों बोल रही होती तुम भी इसके साथ में ही थी, तो तुम्हारा कुछ भी काम नहीं, तुम यहाँ जा सकती हो। तुम यहाँ पे जो भी करने के लिए आई थी वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। मेरे सामने से हट जाओ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं देखना चाहती। कियान सोच रही होती आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। वही क्रिस सोच रहा होता है भले ही मुझे निकाल देते तो कोई भी दिक्कत नहीं होती, पर कियान को निकालने की वजह से तो मुझे काफी दिक्कत आ जाएगी। कियान अपने घुटनों में बैठते हुए बोल रही होती है, मास्टर प्लीज मुझे ऐसे बाहर मत निकालिए, मुझे यहाँ पे रहना है, मुझे अपने फादर अपनी फैमिली का बदला लेना है। उस कमीने झेंगजी ने मेरे पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। और आपके साइड में जो लड़का खड़ा है उसका नाम है क्रिश, ये भी एक बहुत ही बड़ा कमीना है। इसने मुझे कहा कि मेरी रिवेंज लेने में हेल्प करेगा, इसी वजह से मैं इसके साथ में आ गई। लेकिन वैसे ये भी मेरा जानी दुश्मन है। इसने मेरे परिवार के जनरेशन से बसाए हुए बिजनेस को खत्म कर दिया। इसी ने मुझे आपके पास में आने के लिए बोला था। इसको लगा था कि आपको लड़कियां पसंद है, इसी वजह से मैं आपके साथ में काम कर सकती थी। लेकिन मुझे धीरे धीरे आप काफी ज्यादा पसंद आ गई। आपके लिए मैं कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकती हूँ, आप मेरे लिए गॉडेस है। क्रिस सोच रहा होता है जू कियान ने सब कुछ बक दिया, अब मैं फंस चुका हूँ। जू कियान बोल रही होती है अगर आप मुझे पसंद नहीं करती तो आखिर इस लाइफ का क्या ही मतलब। ये बोलते अपने सर को दीवार पटकने लगती है। तभी जो क्यूया होती है वो अपनी पावर का यूज करते हुए कियान को धक्का मार देती है। कियान सोच रही होती है मिस ने आगे बढ़ के मेरी लाइफ बचाई है, इसका मतलब ये मुझे मरते हुए नहीं देख सकती। कियान बोल रही होती है क्रिस मेरा एक्स हस्बैंड है और झेंगजिन मेरा फियांसे। एक बंदे ने मेरे खानदानी बिजनेस को खत्म कर दिया, वही दूसरे ने मेरे खानदान को खत्म कर दिया। झेंगजिन के लिए जो मेरी नफरत है वो क्रिस से काफी ज्यादा बड़ी है। इसी वजह से झेंग फैमिली से बदला लेने के लिए मैंने किसके साथ में हाथ मिला लिया। अब जो ये क्रिस है मैं किसी भी काम का नहीं रहा। मेरा तो मानना है कि हम लोग को हाथ मिला के इसको खत्म कर देना चाहिए। क्रिस बोल रहा होता है कियान फालतू बातें मत करो। तभी यंग मिस बोलती है गार्ड्स यहाँ पे आओ। गार्ड्स ने क्रिस को पकड़ लिया होता है और क्रिस बोल रहा होता है प्लीज मेरा छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया। क्यों बोल रही होती जब इसने एंटर किया था तब इसने लड़कियों के कपड़े पहन रखे थे, इसको फिर से लड़कियों की तरह कपड़े पहना दो और इसको हमारी टाई सिटी से दूर भेज दो। अब से इसके हमारी जमीन पर कदम रखने के अलाउंस नहीं है। क्रिस बोल रहा होता है कम से कम मुझे नहाने तो दो। क्रिस बोल रहा होता है मिस क्यूयाओ आखिर अपने मास्टर को फॉलो क्यों नहीं करती दुनिया घूमने के लिए। सी की जो बाहर वाली दुनिया है वो ऐसे काफी ज्यादा खूबसूरत और अलग है। क्यूया बोल रही होती है तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है, तुम टेंशन मतलब यहाँ पे ऐसे ही एक्ट करूंगी जैसे कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। वैसे कल तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए मुझे माफ करना। क्रिस सोच रहा होता दर्द तो मुझे हो रहा है लेकिन उससे ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। क्यों बोल रही होती जो गोल्ड का बॉक्स है ये तुम्हारी इंजरीज के लिए कंपनसेशन है। मैं ये बात नहीं भूल सकती कि तुमने मेरी जान बचाई है और मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा फेवर किया है। अगर तुम्हें कभी भी इस फेवर का रिटर्न चाहिए होगा तो तुम मेरे पास किसी को भेज देना। और तुम्हें मैं एक बात बता दूं, 20 साल पहले मैं एक नाव पर समुद्र में अकेली खड़ी थी और काफी दिन बीत गए थे, मुझे पता भी नहीं चला था कि आखिर मैं क्या करूं। अगर मुझे मेरा डॉक्टर फादर नहीं बचाया होता तो मैं वहाँ पे मर गई होती। इसी वजह से मैं कभी भी अपने फादर को तो धोखा नहीं देने वाली। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कभी भी टाइट लौट के मत आना। हम देते कियान को जो कि अभी भी क्यूआ को फॉलो कर रही होती है और बोल रही होती है मास्टर मेरा वेट करिए। क्रिस सोच रहा होता है कियान तुम बहुत ही बड़ी चाटू हो। आगे हम देते क्रिस को जो कि आराम से नहा रहा होता है और बोल रहा होता है मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। वैसे मैं टाइट सिटी में आना सक्सेसफुल रहा, कियान के यहाँ पे रहने में सक्सेसफुल हो गई है। वो झेंगजिन से अपने रिवेंज को लेकर ऑब्सेस्ड है। जब तक वो अपना बदला नहीं लेती कम से कम तब तक वो मुझे धोखा नहीं देगी। इस बार मैंने काफी ज्यादा खतरा ले लिया था खुद के ऊपर। वैसे मुझे टाई सिटी में आने में काफी ज्यादा खतरा तो हुआ लेकिन जो फायदा वो कंपेयर नहीं किया सकता। मुझे यहाँ पे बहुत ही बड़ा फायदा हुआ है। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार सिस्टम किया है और वो भी क्यूआ के साथ में, जिसको सिर्फ देखना भी बाकी लोगों का सपना होता है। तभी उसको जेनी की याद आती है और वो काफी डर गया होता है। क्रिस सोच रहा होता है कि जेनी को पता चल गया तो वो मुझे मार मार के मार डालेगी। सीन चेंज होता हम देखते हैं जेनी को जिसको बहुत ज्यादा छींक आ रही होती है और वो बोल रही होती है हस्बैंड तुम कहाँ हो, क्या तुम ठीक हो ना। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता जो काउंट जिंजू थे वो काफी ज्यादा बिजी थे इस दौरान। वो लगातार अपनी आर्मी और सिविलियंस को वांगे आइलैंड भेज जा रहे थे। वांगे आइलैंड को कम्प्लीटली बनाने के लिए बहुत सा मटेरियल भेजा जा रहा था। ये तो काफी अच्छी बात है कि इनके साथ में हुआंग टोंग था जो कि तियांदा आइलैंड से काफी ज्यादा पावरफुल बंदा है। हर चीज के होने की वजह से लोग किसके प्लान के हिसाब से चल पा रहे थे। काउंट बोल रहे होते सारे काम धाम को देखे मुझे लग रहा है कि मैं सच में वांगे आइलैंड को बनवा रहा हूँ। काउंटेस बोल रही होती अगर हम लोग किसकी बातें को मानते रहे तो पक्का से एक दिन वो आएगा जब हम एक काम रियलिटी में कर रहे होंगे। अभी वो जेनी वो पोर्ट पे वेट कर रही है क्रिस के लिए। क्या आप उन लोगों के आने तक का वेट करेंगे या फिर जाएंगे। जिंजू बोल रहा होता तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं एकदम सेफ रहूंगा और फिलहाल के लिए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। क्रिस ने एनिमीज के लिए काफी शानदार ट्रैप बनाया है। जैसे ही वो लोग यहाँ पे आएंगे वो लोग फंस जाएंगे और उन सभी को काफी ज्यादा बेकार मौत मिलने वाली है। काउंटेस बोल रही होती है किसी को गए काफी सारा टाइम हो गया है, वो फिजिकली काफी ज्यादा वीक है और उसने कभी भी बाहर ट्रेवल नहीं किया है, पता नहीं उसके साथ में क्या हुआ होगा। काउंट बोल रहे होते बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वो एक काफी ज्यादा समझदार बच्चा है, उसके रहते हुए बाकी लोगों को खतरा है, उसको कोई भी खतरा नहीं है और ऐसा कोई इंसान पैदा भी नहीं हुआ जो कि किसी को खतरा पहुंचा सके। काउंटेस बोल रही होती आप तो मेरे बच्चे किसके बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि वो कोई विलन हो।
मैंने क्रिस से बेहतरीन बच्चा आज तक कभी नहीं देखा। वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लोग तो उसको आगे से प्रोवोक कर देते हैं, तो आखिर वो चुपचाप सहते हो ना सकता है। जिंजू बोल रहे होते ठीक है मैं से निकलने वाला हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। तुम मेरे और अपने सन इन लॉ के ऊपर विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर जिंजू अपनी आर्मी को लेकर वहाँ से निकल गए होते हैं। जिंजू के पास में 1000 सोल्जर और 3000 सिविलियंस होते हैं। जाते हुए जिंजू सोच रहे होते जो ड्रामा हम लोगों ने रचा था उसका क्लाइमेक्स आने वाला है। क्रिस अब तुम्हारा प्लान कंप्लीट होने वाला है। हम तो जो काउंटर्स होते हैं उन्होंने नए कपड़े पहन लिए होते हैं। काउंटर सोच रही होती सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए मैंने मार्शल आर्ट छोड़ दी थी और पूरे दिन अपने बच्चों को बड़ा करने में और अपने हस्बैंड को अच्छी लाइफ देने में लगा दिया। लेकिन अगर मेरी फैमिली की बात है तो मैं फिर से स्वॉर्ड उठा सकती हूँ। वहीं हमें जुआनो सिटी के पोर्ट का सीन दिखाया जाता है। क्रिस सोच रहा होता है मैं जल्दी ही घर जाने वाला हूँ। कितने दिनों बाद आज मैं जेनी को देखूंगा, मुझे काफी तरीके से बिहेव करना पड़ेगा। कैसे भी करके जेनी को पता नहीं लगना चाहिए कि आखिर मैंने क्या किया है। मेरे एक्सप्रेशन बिल्कुल भी खराब नहीं होने चाहिए और मेरी स्माइल एकदम अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ कुछ दिनों के अंदर जितनी भी मेरी इंजरीज है वो सभी की सभी ठीक हो जाएंगी। फिर मैं अपनी वाइफ के साथ में काफी अच्छी लाइफ जी पाऊंगा। मैं इस दुनिया का बेस्ट एक्टर हूँ, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन जैसे वो बाहर निकलता है वो काफी शॉक्ड हो गया होता है क्योंकि उसके सामने जेनी खड़ी होती है। क्रिस को लड़की के गेटअप में देखने के बाद भी जेनी को पहचान जाती है और उसको देख काफी रोने लगती है। क्रिस को गले लगाते हुए जेनी सोच रही होती है आखिर वुमन के गेटअप में क्यों है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक क्रिस सेफ है तब तक सब कुछ ठीक है। तभी क्रिस बोल रहा होता है जेनी मुझे माफ करना, मैंने यहाँ पे बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। सीन चेंज होता है, जुआनो मेंशन का सीन दिखा जाता है। हम देखते हैं किंग के साइड से यूंज आए होते हैं। यूंज बोल रहे होते हैं मोनार्क की तरफ से फरमान आया है, चलो उनके फरमान के सामने झुको। तभी वहाँ पे मुकोन और काउंटेस बाहर निकलती है। जो मुकोन होता है वो काफी टाइम से लिख रहा होता है, इसी वजह से उसके फेस के ऊपर इंक लगा होता है। वही उसने जर्नी टू द वेस्ट के आगे की कहानी लिखी होती है और अभी भी वो कहानी के अंदर ही खोया होता है। वही जो काउंटेस अपनी मसला वाली फॉर्म में आ रखी है और वो किसी भी दिक्कत को फेस करने के लिए रेडी है। तुम सोच रहे होते हैं आखिर सुपपी अपने मसला वाली फॉर्म में क्यों आ रखी है और ये मुकोन पहले से ही बेवकूफ की दिख रहा है। यूंज बोल रहे होते हैं कि काउंट हम लोग को नीचे देख रहे हैं, मैं यहाँ पे एम्परर का फरमान लेके आया हूँ और यहाँ पे काउंट जोनो फरमान देखने तक नहीं आए, आखिर वो कहाँ पे है। काउंटेस बोल रही होती है माफ करिएगा लेकिन अभी मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं है। यूंज बोल रहे होते हैं आखिर वो कहाँ पे है जो कि वो फरमान लेने के लिए भी नहीं आ सकते। काउंटेस बोल रही होती है वो वांगे आइलैंड गए हुए हैं। यूंज सोच रहे होते हैं वांगे आइलैंड के बारे में रूमर फैल रहे हैं कि वहाँ पे गोल्ड माइंस है, क्या ये रूमर सच है। यूंज बोल रहे होते हैं काउंट जोनो यहाँ पे नहीं है तो मैं कैसल में एंटर नहीं करूंगा। काउंट के ना रहते हुए अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मुकोन अपने घुटनों पे आओ। मुकोन सोच रहा होता है बदल ने मुझे बताया था कि लिखने का एक स्टाइल होता है जिसको बोलते हैं कर्सिव। अगर उनके आइडियाज को यूज करते हुए इस राइटिंग को यूज करते हुए मैंने इस किताब को लिख दिया तो ये बुक काफी ज्यादा ब्लॉकबस्टर हो जाएगी और सभी लोग मेरी तारीफ करेंगे। जब मुकोन अपने ख्यालों में खोया होता है तभी यून जोर से बोल रहा होता है मुकोन आखिर तुम कहाँ पे खोए हुए हो, जल्दी अपने घुटनों पे झुको, क्या तुम हमारी फैमिली की बात नहीं मानोगे। होश में आते हुए मुकोन बोल रहा होता है आखिर आप क्या बोल रहे थे। यून सोच रहे होते आखिर मेरा पाला किस बेवकूफ से पड़ गया। यूंज बोल रहे होते हैं क्राउन प्रिंस मुकोन किंग का फरमान लेने के लिए अपने घुटनों पे झुको। मुकोन बोल रहा होता है मैं आखिर मैं झुकू क्यों और मेरे बताइए लोग कहाँ पे, वो तो मेरे सामने ही थे और मैं खुद यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। काउंटर सोच रही होती है बच्चा सच में काफी तक गधा है। फिर वो बोलती है झुक जाओ मुकोन। मुकोन के झुकने के बाद में यूंज बोल रहे होते हैं जिन मुकोन के लिए एक फरमान आया है। जिन मुकोन जो कि जुआनो मेंशन का क्राउन प्रिंस है उसको इंपीरियल कॉलेज में एंट्री लेनी है, उसे ये काम करने के लिए 3 दिन दिए जा रहे हैं, 3 दिन से ज्यादा दिन नहीं लगने चाहिए। मुकोन बोल रहा होता आखिर इसका मतलब क्या है कि मैं इंपीरियल कॉलेज जा रहा हूँ, मुझे बदलियों से बात करनी होगी। फिर यूंज मुकोन को ऑर्डर दे देते हैं। मुकोन सोच रहा होता है कि बदलियों यहाँ पे जल्दी नहीं आएंगे तो मैं कुछ दिनों के लिए बीमार बनने की एक्टिंग करूंगा जिससे कि मैं बदलियों के आने तक का वेट कर सकूं। यूंज बोल रहा होता है योर मैजेस्टी प्लीज तैयार हो जाइए क्योंकि मैं 3 दिन के लिए यहीं पे रुकने वाला हूँ, मैं यहाँ पे स्पेशली आया हूँ आपको साथ में लेके जाने के लिए। मुकोन बोल रहा होता है क्या मुझे आपके साथ में जाना है। यूंज बोल रहे होते हैं क्या इसमें कोई दिक्कत है। मुकोन बोल रहा होता है नहीं नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। जाते हुए यूंज बोल रहे होते हैं मैं आपके सिटी के मेन प्लेस में आपका वेट कर रहा हूँ। मुकोन बोल रहा होता है मॉम आखिर मैं क्या करूँ, मुझे वहाँ नहीं जाना है, मुझे आप लोगों को बदन लोगों को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना। काउंटेस बोल रही होती है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जैसे तुम्हारे बदन लोग आ जाएंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जेनी और क्रिश को जो कि अपने बगी में आ रहे होते हैं। क्रिश जेनी से बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो, ये सारी मेरी ही गलती है। वही जेनी रोने लगती है। जेनी को रोते हुए देख के हुआन फेंग सोच रही होती है कोई भी लड़का अच्छा नहीं होता, अब मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। जेनी बोल रही होती है आखिर वो लड़की कौन थी, क्या वो जू कियान क्यान थी। क्रिस बोल रहा होता है वो लड़की थी क्यू याओ। जेनी बोल रही होती है क्यू याओ काफी ज्यादा पावरफुल है, तुम उसको रजिस्ट नहीं कर पाए होगे, मुझे पता है उसे तुम्हें सब करने के लिए फोर्स किया है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मेरा मन करे कि मैं क्यू याओ को मार डालूं क्योंकि मुझे पता है कि तुम कभी भी मुझे धोखा नहीं दे सकते।
आगे हम देखते हैं उन लोग के बीच में वहीं पे सिस्टम स्टार्ट हो गया होता है। हुआन फेंग सोच रही होती है जो जुआनो मेंशन की एलिश लेडी है वो तो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे कभी भी नहीं लगा था कि वो ऐसी चीजें रास्ते में करेंगी। एक रात बाद जेनी और क्रिस जुआनो मेंशन वापस आ जाते हैं। आते ही किसको पता चल गया होता है कि मुकोन को इंपेरियल कॉलेज में बुलाया गया है। क्रिस बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा बेकार बात है। जो फिफ्थ प्रिंस है निनजैंग वो किंग के सामने एक रात और एक दिन के लिए अपने घुटनों पे बैठे रहे, तब जाके मुकोन को इंपेरियल कॉलेज में एडमिशन मिला है। लेकिन उस टाइम जो कंडीशन थी इस टाइम जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा अलग है। जैसे ही एम्पायर को पता चला कि हमारे पास में गोल्ड माइन हो सकती है, उन्होंने मुकोन को होस्टेस बनाने के लिए कैपिटल बुला लिया। लेकिन मैं जब तक क्यू तियानवे को नहीं हरा देता तब तक मेरे पास में इतनी पावर नहीं है कि मैं किंग को हरा दूं। आखिर मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए? मुकोन बोल रहा होता है बदल लो, मुझे कैपिटल जाना है। काउंटेस बोल रही होती है तुम नहीं जा सकते, तुम बहुत ज्यादा भोले हो और तुम्हें बहुत कुछ पता है, अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो तुम्हें काफी ज्यादा बुली किया जाएगा। क्रिस सोच रहा होता है मुकोन की 2 दिन तक काफी ज्यादा फटी होगी, लेकिन अभी आगे बढ़ के बोल रहा है कि इसको जाना है। मुकोन बोल रहा होता है मॉम मैं बचपन से आप ही करने में बड़ा हुआ हूँ, आपने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा है और वैसे भी अब बदल लोग घर पे हैं तो ये किसी भी मैटर को आराम से संभाल सकते हैं। ये हमेशा मुझे बोलते रहते हैं स्टडी करने के लिए, तो मैं स्टडी करने के लिए ही जा रहा हूँ। मैं चाहे बेवकूफ या जो कुछ भी हूँ, लेकिन जुआनो मेंशन को तो मुझे संभालना है ना। अब मेरी फैमिली का काफी ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट आ चुका है। ब्रदर इन लॉ ने एनिमीज के लिए हर जगह जाल बिछा रखा है, मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। काउंट प्रिंस होने के नाते मुझे बैठ के मजे नहीं करने चाहिए। मेरे पास में कोई और एबिलिटी तो नहीं है जिसकी वजह से मैं फैमिली की हेल्प कर सकूं, लेकिन कम से कम इंपेरियल कॉलेज जाके ही हेल्प कर दूं। मुकोन बोल रहा होता है ब्रदर इन लॉ जब हमारा टायर सिटी वाला प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा तो आप मुझे घर लेके वापस आ जाना। क्रिस बोल रहा होता है क्या तुमने इसके बारे में सोच लिया है? मुकोन बोल रहा होता है 2 दिन से मैं इसी चीज के बारे में सोच रहा था। पहले तो मुझे काफी डर लगा, लेकिन बाद में मुझे फील हुआ कि मुझे करना चाहिए। काउंटेस सोच रही होती है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो नॉर्मली बाहर रहना पसंद करते हैं, लेकिन जो मेरा मुकोन है वो कभी भी ऐसे ज्यादा दूर नहीं गया है, उसको मैंने हमेशा अपने पास में ही रखा है। जेनी बोल रही होती है मॉम हमको यहाँ से चलना चाहिए, क्रिस को मुकोन से कुछ बात करनी है। उन लोगों के जाने के बाद में मुकोन बोल रहा होता है जब आप यहाँ पे नहीं थे तब मैंने जनरल टू द वेस्ट का पूरा प्लॉट लिख दिया, मैंने इसके अंदर 10,000 वर्ड से ज्यादा लिखा है, तो प्लीज आप मेरी हेल्प करिए। आधे घंटे बाद में क्रिस सोच रहा होता है मुकोन ने कहानी में अपनी तरफ से भी कुछ ऐड किया है। जो इसने फाइटिंग सीन और डिमन के बारे में लिखा है वो एकदम डिटेल में लिखा हुआ है। जैसे ही मंकी किंग ने छोटे से गोब्लिन को हराया तभी वहाँ पे बड़ा सा गोब्लिन आ गया। मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद में वहाँ पे एक गॉड आ गए, गॉड को खत्म करने के बाद में जेड एम्परर आ गए। ऐसे ही करके लगातार कहानी कंटिन्यू हो रही है। देखने में तो ये काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये कहानी को थोड़ा खराब भी कर रहा है। मुकोन बोल रहा होता है ब्रदर इन लॉ आखिर आपको ये कहानी कैसे लगी? क्रिस बोल रहा होता है मुकोन तुमने कहानी काफी अच्छी लिखी है। मुकोन बोल रहा होता है मैंने सोचा है कि मैं इंपेरियल कॉलेज में एंटर होने के बाद मैं एक किताब लिखूं जो कि इसे जर्नी टू द वेस्ट को आगे दर्शाएगी। क्रिस बोल रहा होता है जर्नी टू द वेस्ट मंकी की कहानी है जो कि बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। इसमें बताया जाता है कि कैसे एक नॉर्मल सा बंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है और अच्छाई के रास्ते पे आगे बढ़ता है, लेकिन सब कुछ अच्छा करते करते वो भी बुरा बन जाता है। पावर का नशा उसके सर पर चढ़ जाता है और इस जर्नी टू द वेस्ट के दौरान वो एक साधु के साथ अपनी गलतियों को सुधारता है। लेकिन अगर वो यहाँ पे इतनी फाइटें ही कर रहा है तो आखिर उसने अपने कैरेक्टर को कैसे चेंज किया? तुम्हारी जो राइटिंग स्किल है मुकोन वो तो काफी ज्यादा इंटेंस है, तुम्हारे अंदर जो नफरत है वो भी काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन वो इस कहानी के लिए सुटेबल नहीं है। तुम टेंशन मतलब मैं तुम्हें एक और बुक की कहानी बताता हूँ। मैं तुम्हें 60,000 वर्ड्स बोल रहा हूँ, तुम इसे कभी मत करना बल्कि याद रखना। मुकोन बोल रहा होता है ठीक है ब्रदर इन लॉ, आप ऐसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। क्रिस बोल रहा होता है पहले चैप्टर का नाम है द फॉलन जीनियस, फिर वो पूरे चैप्टर की कहानी को समराइज कर देता है। वो बताता है कैसे एक लड़का जो कि पत्थर के ऊपर हाथ रखता है तो पत्थर चमकने लगता है और तभी उसे काफी ज्यादा दर्द फील होता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। मुकोन सोच रहा होता है तो काफी ज्यादा इंटेंस कहानी है। क्रिस बोल रहा होता है हमारा जो हीरो होता है उसे कम कल्टीवेशन की वजह से उसकी जो एंगेजमेंट होती है वो टूट जाती है। लड़की बोल रही होती है अगर तुम मुझे 3 की गैदरिंग पिल दोगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, वरना तुम मुझे भूल जाओ। मुकोन सोच रहा होता है ये कहानी मुझे काफी ज्यादा कनेक्टेड लग रही है। जूली तुमने मुझे शादी तोड़ी है, उसे सेम स्टाइल में इस लड़की ने भी तोड़ी है, अब मैं तुम्हारे कैरेक्टर को बर्बाद कर दूंगा। 7 घंटे तक क्रिस मुकोन को कहानी सुनाता है जिसमें वो पूरे 7,000 वर्ड को कंप्लीट करता है। मुकोन सोच रहा होता है ये कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, ये पूरे अप्स एंड डाउन से भरी हुई थी। कहानी सुनने के बाद में मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। क्रिस बोल रहा होता है मुकोन क्या तुम तैयार हो इस कहानी के आगे का पार्ट लिखने के लिए? मुकोन बोल रहा होता है मैं इसको लिखूंगा, भले ही मैं अपनी लाइफ में कुछ भी ना कर पाऊँ, लेकिन मैं एक बहुत ही अच्छी किताब लिखना चाहता हूँ। क्रिस बोल रहा होता है अगर तुम ये बुक लिख दोगे तो तुम्हारे जो क्लासमेट हो तुम्हें काफी इस तरीके से फॉलो करेंगे। ऐसा भी हो सकता है तुमसे कुछ बंदे बोले कि तुम्हारी राइटिंग काफी ज्यादा घटिया है, लेकिन उनकी बातों को सीरियसली मत लेना और अपने काम को करते रहना। मुकोन बोल रहा होता है क्या मैं इससे फेमस हो जाऊंगा? क्रिस बोल रहा होता है तुम सिर्फ इंपेरियल कॉलेज में नहीं बल्कि पूरे कंट्री में फेमस हो जाओगे, तुम्हारे जो क्लासमेट्स थे वो तुमसे जलेंगे।
जैसे कि तुम्हारी रेपुटेशन काफी ज्यादा खराब है, इसी वजह से कुछ लोग बोलेंगे कि तुमने काफी ज्यादा घटिया बुक लिखी है और तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाएंगे, तब तुम बुरा मत मानना। मुकॉन बोल रहा होता है बदल अगर मैं फेमस हो गया तो मुझे लड़की ढूंढने में काफी आसानी होगी और फिर मेरी शादी हो पाएगी। क्रिस बोल रहा होता है तुम इसे काफी अच्छे दोस्त बना पाओगे, लेकिन तुम्हारे जितने भी दोस्त होंगे काफी ज्यादा छाटे हुए और बेकार दोस्त होंगे जो कि जिनसे एग्जामिनेशन को पास तक नहीं कर सकते। मुकॉन बोल रहा होता है मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो उनसे भी बेकार स्टूडेंट हूँ। ब्रदर इन लो प्लीज आप इस कहानी का आउटलेट को लिख दीजिए, इससे मैं कॉलेज पहुँच के बाकी कहानी लिख दूंगा। अपने दिमाग का यूज करते हुए क्रिस ने पहले 1 मिलियन वर्ड्स को कंप्रेस करके लिख दिया, जिससे कि मुकॉन को लिखने में काफी ज्यादा आसानी हो। क्रिस के स्क्रिप्ट को देख के मुकॉन बोल रहा होता है ब्रदर इन लॉ आप काफी ज्यादा अच्छे हैं, मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाला, मैं बहुत ज्यादा फेमस होऊंगा। मुकॉन बोल रहा होता है ब्रदर इन लॉ जब एक बार मेरी बुक पब्लिश हो जाएगी तो क्या आप पुरानी वाली बुक का नाम चेंज कर सकते हैं। क्रिस बोल रहा होता है तुम यहाँ पे अपनी फेम बनाना चाहते हो ये अलग बात है, लेकिन तुम यहाँ पे मेरी फेम भी खाना चाहते हो, तुम मेरा ज्यादा फायदा नहीं उठा रहे। मुकॉन बोल रहा होता है लेकिन मुझे इस कहानी में कुछ चीजें ऐड करनी थी। क्रिस बोल रहा होता है आखिर तुम फाइटिंग स्टोरी में क्या ऐड करना चाहते हो। मुकॉन बोल रहा होता है बदल लो भाई इतनी सारी ब्यूटीज घूम रही है, आखिर हम लोग उनका यूज कब करेंगे। क्रिस बोल रहा होता है तुम थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो लेकिन ज्यादा यूज मत करना, अगर तुम ऐसी चीजों को ज्यादा ऐड करोगे तो तुम्हारी बुक की जो क्वालिटी वो घट जाएगी और फिर जो स्कॉलर्स है वो इनको पढ़ना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि ये एक वल्गर बुक है। मुकॉन बोल रहा होता है कि ऐसी बात है तो फिर मैं आप ही की बात मानूंगा, वैसे मुझे यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रही है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं। कहानी सुनाने वाला बोल रहा होता है पूरी रात मुकॉन और क्रिस ने जो वो नई कहानी लिखने वाले हैं उसके बारे में बात करी। मुकॉन अब बहुत एक्साइटेड हो चुका है और उसका दर्द पूरी तरीके से गायब हो चुका है। अब उसको उम्मीद है कि वो इंपीरियल कॉलेज में जाके काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा इंटेलिजेंट बन सकता है। मुकॉन सोच रहा होता है इंपीरियल कॉलेज में जाना इतना बेकार भी नहीं है, मैं मुकॉन बहुत ही फेमस होने वाला हूँ, कैपिटल में सभी लोग मेरे बारे में जानेंगे और ऐसी कोई भी लड़की नहीं होगी जो कि मुझे पसंद नहीं करती होगी। पहली वाली बुक के बारे में तो सभी को पता है कि वो बुक बदल इन लोगों ने लिखी है, पर अब मेरा नाम होगा। तभी वहाँ पे काउंटेस आते हैं जो कि मुकॉन को पढ़ते हुए देखती हैं। काउंटेस सोच रही होती है अभी भी क्रिस के साथ में है, अभी ये काफी ज्यादा खुश दिख रहा है, मुझे इसके बैग को पैक कर देना चाहिए। आगे हमें वांगे स्टेशन के पास के सीका सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जिन को जो कि बोल रहा होता है हमारी तरफ को सिपा रही है, चिल्लाते हुए जिन बोल रहा होता है ये जिन फैमिली का एरिया है, यहाँ पे कोई भी शिप एंटर नहीं कर सकती, जो यहाँ पे आएगा वो बिना मर्सी के मार दिया जाएगा। क्या जी वो बोल रहा होता है क्या तुम लोग जो शिप है वो शिप कहने के लायक भी है, हमारे यहाँ के बच्चों की इससे ज्यादा अच्छी शिप होती है, मेरी जो शिप है एक वॉर शिप है, अब हम लोग तुम्हारी जिन फैमिली को खत्म करने वाले हैं। मैं भी यहाँ पे बोल रहा हूँ जो भी हम लोग को वांगे स्टेशन में घुसने से मना करेगा वो यहाँ पे मारा जाएगा। मैं ट्राई सिटी का यंग मास्टर हूँ और पायलट किंग का इकलौता बेटा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। फिर वो अपने बोस को लोड करने लगते हैं और उनकी जो शिप होती है वो जिन फैमिली के काफी ज्यादा पास आ गई होती है। जिन बोल रहा होता है उन लोगों को आसमान पे जाने दो। क्या जी वो बोल रहा होता है मुझे पता था कि तुम मेरे बंदों को नहीं हरा सकते, आखिर काउंट जिंजू कहाँ पे है और वो क्रिस कहाँ गया, कोई भी यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। काउंट बोल रहे होते जैसा किसने बोला था क्या जी मैं मरने के लिए आ चुका है। क्या जी वो बोल रहा होता है जिंजू मैंने सुना है कि वांगे स्टेशन के पास में गोल्ड की माइन है, आखिर ये बात सच है या फेक, अगर ये बात सच है तो मुझे जल्दी से वहाँ पे लेके चलो। जिंजू सोच रहे होते ये कभी यहाँ पे अकेले नहीं आया है, ये यहाँ पे बहुत सारे पायरेट्स को लेके आया है, हम लोगों ने शिप को तो एक्सेप्ट कर लिया लेकिन क्या पायरेट को एक्सेप्ट करना जरूरी है या फिर हम लोग सभी को मार डाले। अगले दिन हमें जुआनो मेंशन का सीन दिखा जाता है जहाँ पे फिफ्थ प्रिंस के यूंच आए होते हैं। यूंच बोल रहे होते हैं यूहानिस मुझे फिफ्थ प्रिंस ने बोला है कि मैं मुकॉन को अपने साथ में कैपिटल लेके जाऊं, कैपिटल में एंटर करने के बाद से जो मुकॉन है वो फिफ्थ प्रिंस के साथ में रहेगा, जब तक वो कॉलेज जाके नहीं आ जाता तब तक प्रिंस के साथ में बहुत सारे गार्ड्स को रखेंगे, तो आप लोग मुकॉन की टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। काउंटेस बोल रही होती है आपका शुक्रिया योहानिस, आप बस थोड़ी देर रुकिए, मैं योहानिस के लिए कुछ सामान लेके आती हूँ। यूंच बोल रहे होते ऐसी कोई भी जरूरत नहीं है, इससे योहानिस काफी ज्यादा बुरा मानेंगे। काउंटेस बोल रही होती है वो सारा सामान डेली यूज की चीजें है, प्रिंस को पक्का वो बहुत ही अच्छा लगेगा। हम देते हैं जुआनो मेंशन की तरफ से सिल्क, स्वॉर्ड, सोप, शैम्पू, परफ्यूम और फेशियल मास्क दिया गया होता है। यूंच बोल रहे होते सामान के लिए आपका शुक्रिया। प्रिंस सोच रहा होता है ये सारा सामान निंजा के साथ में जो लड़की है उसे काफी ज्यादा पसंद आएगा। अगर आपको किसी के साथ में भी रिलेशनशिप को अच्छा करना है तो आपको पहले उनके साथ में रहने वाले लोगों का दिल जीतना पड़ेगा। क्रिस बोल रहा होता है यूंच के फिफ्थ प्रिंस के ऊपर कोई दिक्कतें आ रखी है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है निंजंग ने जुआनो मेंशन की काफी टाइमली हेल्प करी थी और उसी वक्त किसके पास में 8 लाख गोल्ड कॉइन आ गए, जिससे कि मुना काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्हें गुस्सा दिखाने का सामान दिखा निंजंग, क्योंकि एम्पर को भी लगा कि ये सारा काम सिर्फ निंजंग करा सकता है क्योंकि सिर्फ वही जुआनो मेंशन से ज्यादा कनेक्टेड है। निंजंग को बहुत ज्यादा डांटा गया और उसको अपने घुटनों में बैठे रहने की सजा दी गई, यहाँ तक कि निंजंग के अंडर में काम करने वाले ऑफिसर को भी बाहर निकाल दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी निंजंग ने जिन फैमिली लोगों को भेजा था ताकि वो मुकॉन को बचा के लेके आ सके। यूंच बोल रहे होते हमारे मास्टर को कुछ भी नहीं चाहिए, अगर उनको थोड़ी बहुत डांट पड़ भी रही है तो उनको इन सारी चीजों की आदत है। क्रिस बोल रहा होता है आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया,
जब मैं कैपिटल में आऊंगा मैं आप लोगों को रिस्पेक्ट शो करने के लिए जरूर आऊंगा। यूंज बोल रहे होते अभी हवा का रुख काफी ज्यादा खराब चल रहा है, क्योंकि इस किंगडम के हर एक बंदे के मुंह पे सिर्फ वांगे आइसलैंड है। मैं इसी वजह से आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप लोग अपना ध्यान रखिए। क्रिस बोल रहा होता है आखिर आपके कहने का मतलब क्या है। यूंज बोल रहे होते ऐसी बहुत सारी फोर्सेज है जो कि अपनी तलवारों को धार दे रही है और उनके दिमाग में वांगे आइसलैंड छप चुका है। क्रिस बोल रहा होता है जानकारी के लिए शुक्रिया यूंज। आगे हमें बाहर का सीन दिखा जाता है। मुकोन जाने वाला होता है और वो अपनी फैमिली से मिल रहा होता है। हम देखते हैं किंग का यूंज बोल रहा होता है फिफ्थ प्रिंस में तो काफी ज्यादा हिम्मत आ गई है। प्रिंस का खून इतना ज्यादा उबाले मार रहा है कि जिसने उसको गर्मी दी थी वही उसे जलाने की तैयारी कर रहा है। क्रिस सोच रहा होता आखिर ये बंदा कह क्या रहा है, तो चलो थोड़ा इसको बुली करते हैं। क्रिस बोल रहा होता आप यहाँ पे प्रिंस का नाम लेते हुए किंग को गाली दे रहे हैं। यूंज बोल रहा होता तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है और आखिर तुम हुई क्या, तुम्हारी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं कि तुम उसे ऐसे बात कर सको। क्रिस बोल रहा होता अभी आपने कहा कि टाइम टू ईट, कौन सा खाना चाहता है, क्या आप प्रिंस की बात नहीं कर रहे थे। हमारे जो किंग है वो काफी ज्यादा प्रॉस्परस है, यहाँ तक कि उनकी लाइफ भी काफी ज्यादा लंबी है, लेकिन अभी आपने कहा कि टाइम टू ईट, मतलब आप बोल रहे हो किंग को खत्म करने का टाइम आ चुका है। ये तो आप किंग को गाली दे रहे हो ना। यूंज बोल रहा होता मेरे कहने का मतलब नहीं था, प्लीज यहाँ पे फालतू बातें मत करो। क्रिस बोल रहा होता आपके कहने का क्या मतलब था और क्या नहीं, ये तो सिर्फ मोना के डिसाइड करेंगे। मोना को पता तो चलना चाहिए कि आखिर उनके अंडर में रहने वाले लोग उनके बारे में क्या ही बात कर रहे हैं। यूंज सोच रहे होता ये बंदा बहुत ही बड़ा कमीना है। अगर मोना को पता चले कि मैंने क्या बोला है तो ना ही मुझे डिसमिस करेंगे और ना ही मुझे मारेंगे। कुछ घंटों तक मुझे अपने घुटनों में बैठना पड़ेगा, लेकिन फिर मोना मेरा विश्वास क्यों करेंगे, उनका विश्वास पूरी तरीके से टूट जाएगा। ये क्रिस एक जहरीले सांप जैसा है, इसने एक छोटी सी बात मुझे खत्म करने की बात कर दी। यून जाते हुए बोल रहा होता है प्रिंस को ले लो, हमें काफी ज्यादा देर हो रहा है। मुकोन बोल रहा होता है बदल लो, मेरा वेट करिए, मैं आपकी बेइज्जती नहीं करवाऊंगा। जैसे मैं इंपेयर कॉलेज में जाऊंगा आपको ये न्यूज मिलेगी कि मैं काफी ज्यादा फेमस हो गया हूँ। क्रिस बोल रहा होता है लेकिन इन सब में अपना ध्यान रखना। जेनी बोल रही होती है फिफ्थ प्रिंस मेरे भाई का ध्यान रख रहे हैं तो ये पक्का से ठीक रहेगा। क्रिस सोच रहा होता है मैं दिन भर इस मोटे के साथ में खाता पीता सोता रहता था, अब मैं आगे बुली किसको करूंगा, मैं तो काफी बोर हो जाऊंगा। क्रिस बोल रहा होता है मदर इन टेंशन मत लीजिए, जल्दी ही मैं कैपिटल जाऊंगा मुकोन को वापस लाने के लिए। आगे हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। क्रिस जेनी से बोल रहा होता है हमारे घर का ध्यान रखना। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है वांग आइसलैंड के प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्रिस खुद वांग आइसलैंड जा रहा है और अब इसको प्रोटेक्ट कर रही है हुआन फेंग। जेनी का काफी मन था कि वो किसके हाथ में चली जाए, लेकिन अभी पूरे जुआनो मेंशन के अंदर कोई पावरफुल बंदा नहीं है, इसी वजह से जेनी को वहाँ पे रुकना पड़ा ताकि वो जुआनो मेंशन के बाकी सारे लोगों का ध्यान रख सके। सीन चेंज होता है, वांग आइसलैंड का सीन दिखाया जाता है। जो पायरेट्स होते हैं वो काउंट के गार्ड की बातों को नहीं मान रहे होते। पायरेट्स बोल रहे होते तुम्हारे काउंट की हिम्मत नहीं हुई हमारे यंग मास्टर को रोकने की, तो क्या अब तुम लोग रोकोगे क्या। जिया सोच रहा होता है सच में इन लोगों में हिम्मत नहीं है कि ये लोग मेरे ऊपर अटैक कर सके। मेरे पीछे मेरे फादर है पायरेट किंग, ये जिन फैमिली सिर्फ झुक सकती है और कुछ नहीं कर सकती। क्या जिया बोल रहा होता है इन बैरक्स को हटाओ, मुझे देखना आखिर अंदर क्या है। पायरेट्स भी बोल रहे होते हैं हमारे यंग मास्टर की बात को मान लो। जिन फैमिली का सोल्जर्स होते हैं वो काफी चिढ़ रहे होते हैं और वो लोग बोल रहे होते तो काफी ज्यादा कर रहे हैं। जिन जिन उन लोगों को बोल रहा होता है शांत हो जाओ, हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि यहाँ पे जो भी करना चाहता था वो सारा हो रहा है, इसी वजह से उसने अपने डिमांड्स को और ज्यादा बढ़ा दिया। उसकी एक डिमांड थी कि जेनी को यहाँ पे बुलाया जाए ताकि जेनी कियाओ के साथ में टाइम पास कर सके और उसके साथ में ड्रिंक पी सके। जुआनो सिटी और टाई सिटी के बीच में दोस्ती बनाए रखने के लिए उसने कहा कि मुझे जिन जियांग भी चाहिए और उसने आखिरी विश रखी कि उसको गोल्ड माइंस करने जाना है। आइसलैंड में जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था उसको देखते हुए कियाओ बोल रहा होता है यहाँ पे कुछ तो चल रहा है। यहाँ पे भले ही माइंस का काम चलता था लेकिन यहाँ पे कभी भी कंस्ट्रक्शन नहीं कराया गया, यहाँ पे पक्का से गोल्ड माइंस है। इसी वजह से जुआनो मेंशन अपने मेन सिटी से यहाँ पे शिफ्ट होने का सोच रहा है। और ये बात भी तो है कि पूरा जुआनो मेंशन यही बता रखा है, उनको अपने मेन सिटी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए काउंट जुआनो मुझे गोल्ड माइन नहीं दिखाएंगे, वहाँ पे जाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगले दिन हम देखते हैं सारे वर्कर्स माइंस में काम करने के लिए जा रहे होते हैं। वही कियाओ भी अपना रूप बदल के आ गया होता है। कियाओ देखते हुए बहुत ही बड़ी माइन को कियाओ सोच रहा होता है मुझे लगा था कि यहाँ पे गोल्ड माइन हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी ये तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। जिन फैमिली के सोल्जर्स बोल रहे होते हैं थप्पा लगा के तुम कौन से नंबर सोल्जर हो। कियाओ सोच रहा होता जो रियल वर्कर था उसको तो मैंने मार डाला है, अब मैं यहाँ पे उसका नंबर लेके आ चुका हूँ तो मैं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा। लेकिन चाहे कुछ भी बोलो जिन्होंने यहाँ पे बहुत सारा ध्यान रख रखा है कि यहाँ पे कोई भी अंदर एंटर ना कर पाए। आगे वो उस कमरे के अंदर आ गया होता है जहाँ पे मेन माइनिंग चल रही होती है। रॉ गोल्ड को देखते हुए कियाओ सोच रहा होता है ये गोल्ड तो मिट्टी में मिला हुआ है और तकरीबन 10,000 गोल्ड से ज्यादा का गोल्ड है। वही यहाँ पे कुछ किलोग्राम परफेक्ट गोल्ड भी रखा गया है। आगे वो उस कमरे के अंदर आ गया होता है जहाँ पे रियल गोल्ड और सैंड को अलग किया जा रहा होता है। कियाओ बोल रहा होता है नॉर्मल जो सोइल के अंदर गोल्ड होता है वो बहुत ही कम होता है, पर इस सोइल के अंदर से गोल्ड काफी ज्यादा बाहर निकल रहा है। ये कुछ ऐसे मिनरल्स है जो कि बहुत ज्यादा शानदार है। अब समझ में आया आखिर जुआनो मेंशन ने 8 लाख गोल्ड कॉइन कैसे दे दिए। अब मेरी क्यू फैमिली काफी ज्यादा अमीर होने वाली है क्योंकि अब ये हमें मिलेगा। आखिर 50% क्या होता है, हमको ये पूरा चाहिए।
कहानी सुनाने वाला बोल रहा होता है शाम होते ही क्रिस वांग आइसलैंड पहुंच गया। वही इस टाइम के दौरान कियाओ जियाओ पार्टी कर रहा होता है। जिंजू बोल रहा होता है कियाओ जियाओ को यहाँ पे आए हुए काफी सारा टाइम हो चुका है और वो हर एक ऐसा काम करे जिसकी वजह से मैं गुस्सा हो जाऊं। क्रिस बोल रहा होता है तो फिर क्या वो माइंस तक जा पाया है। जिंजू बोल रहा होता है कई बार रूप बदल के वो उसको सोचा जा चुके हैं। उनको लग रहा है कि वो सारा काम सीक्रेटली कर रहे हैं और वो लोग वांग आइसलैंड से कुछ दूर तैर के जा रहे हैं। वहाँ पे उन लोगों ने अपनी शिप रखी है। उसके थ्रू वो क्यू तियानबे को मैसेज पहुंचा रहे हैं। क्रिस बोल रहा होता है हम लोगों ने अपने शिकार को काफी खिला पिला के बड़ा कर लिया है। आज मैं उसको अपने पास में पीने के लिए बुलाऊंगा और फिर वहीं वो मारा जाएगा। काउंट बोल रहे होता है क्या हम लोगों सिर्फ उसे ही मारना है या फिर उसके पूरे पायरेट्स की आर्मी को। क्रिस बोल रहा होता है यहाँ पे 2 पायरेट्स रखे हैं, उन सभी को मार डालो। इन सभी का सर हम लोग गिफ्ट में भेजेंगे क्यू तियानबे को। हम देखते हैं क्यू तियानबे को जिसके पास में कियाओ जियाओ का मैसेज पहुंच गया होता है। लेटर में लिखा हुआ होता है वांग आइसलैंड के ऊपर बहुत सारा गोल्ड है। वो इतने ज्यादा हाई क्वालिटी के हैं कि हम लोगों ने इसे पहले कभी नहीं देखा। और हाँ वांग आइसलैंड में कम से कम 50,000 किलो गोल्ड पड़ा हुआ है। क्यू तियानबे सोच रहा होता है वांग आइसलैंड के पास में बहुत सारा गोल्ड पड़ा हुआ है, पर क्यू तियानबे बोल रहा होता है यहाँ पे कुछ तो गलत है। पहले के जो गोल्ड माइंस हुआ करते थे वो एक साल में 50,000 गोल्ड को बाहर निकाला करते थे, लेकिन जिन फैमिली ने तो 1 मिलियन से भी ज्यादा गोल्ड को बाहर निकाल लिया है। चाहे ये लोग कितना भी बोले इतनी अच्छी क्वालिटी की सॉइल नहीं हो सकती। क्यू तियानबे बोल रहा होता है जाओ जाके ताविज झंग को बुला के लेके आओ। थोड़ी देर बाद वहाँ पे ताविज झंग आ गए होते हैं जो कि वांग आइसलैंड के मिनरल को चेक कर रहे होते हैं। क्यू तियानबे बोल रहा होता है ताविज झंग आपको सब कुछ पता है, आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस गोल्ड मैन के साथ में कुछ गड़बड़ है कि नहीं। ये जो गोल्ड है वो काफी लार्ज अमाउंट में दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कोई स्कैम भी हो सकता है। ताविज झंग बोल रहे होते हैं पायस आपको कांग्रेचुलेशंस, ये गोल्ड मैन कोई नई गोल्ड माइन नहीं है, ये एक एंशिएंट गोल्ड वेन है। क्यू तियानबे बोल रहा होता है क्या एक एंशिएंट गोल्ड वेन है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है एंशिएंट गोल्ड वेन उसको बोलते हैं जहाँ पे ज्यादातर चीज सोने की बनी होती है और वो पूरा आइसलैंड ही अपने आप में एक ट्रेजर होता है। क्यू तियानबे की नजर में पूरा वांग आइसलैंड सोने का बन चुका है। पहले के टाइम पे जो किंग हुआ करते थे उनमें से काफी सारे डिमोलिश हो गए, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनका खजाना वो जमीन के अंदर गड़ा हुआ है। वांग आइसलैंड के अंदर भी कुछ ऐसा खजाना है जो कि अभी जमीन से बाहर निकल रहा है। तियानबे सोच रहा होता है किस एक नंबर का कमीना और चालाक इंसान है, कहीं ये सब कुछ एक्ट तो नहीं ना। लेकिन ऐसे बहुत ही कम फोर्सेस जो कि इतना सारा गोल्ड बाहर निकाल सके, क्या तियानबे लेंस हो सकती है? नहीं, वो तो बहुत ज्यादा मक्ते लोग हैं, वो बिना किसी प्रॉफिट का कोई भी काम नहीं करते। तो क्या सच में वांग आइसलैंड के ऊपर गोल्ड वेन्स है? तियांगदाओ बोल रहा होता है ताविज झंग आपके हिसाब से वांग आइसलैंड के ऊपर कितना गोल्ड हो सकता है? ताविज झंग बोल रहे होते मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। जो आखिरी गोल्ड वेन थी वो 30 साल पहले खोदी गई थी। वही 20 साल पहले दयान एम्पायर और दाकियन एम्पायर के बीच में फाइट हुई थी, तो वहाँ पे जिन फैमिली ने अपनी तरफ से 1.3 बिलियन लोगों को भेजा था ताकि वो दाकियन वालों को डिस्ट्रॉय कर सके। तो आप सोच सकते हैं ना कि आखिर इनके पास में कितना पैसा होगा। लॉर्ड आपको कांग्रेचुलेशंस, आपको आपके दाएं हाथ में जिनसे आइसलैंड मिल गया जो कि मिनरल्स का खजाना है, वही बाएं हाथ में वांग आइसलैंड मिल गया जो कि गोल्ड का खजाना है। क्यों तियांदे सोच रहा होता है मैं इसके बारे में फिर से सोचूंगा। फिर तियांदे अपने बंदों को बुलाते हुए बोल रहा होता है अगर जुआनो मेंशन को सर्वाइव करना है तो उनको हम लोग को वांग आइसलैंड को 80% देना होगा। इसके बदले में हम उन लोगों की हेल्प करेंगे माइनिंग करने में। अगर वो लोग मना करेंगे तो हम लोग फाइट करेंगे। मैं कम से कम 10 की आर्मी लेके जाऊंगा जिन फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए। वही रात को हमको वांग आइसलैंड का सीन दिखाया जाता है। सारे पाइस ने पी रखी होती है और वो लोग बोल रहे होते हैं जिन फैमिली खत्म होने वाली है। हमारे किंग ने इन लोगों को हरा दिया और इन लोगों में इतनी शर्म नहीं है कि लोग कुछ कर सके। उल्टा इन लोगों ने हमें अच्छे अच्छे घर बना के दिए हैं। वहीं बाहर हम देखते हैं जुआनो मेंशन के गार्ड्स को जो कि आराम से बैठे खाना पीना खा रहे होते हैं। तभी एक पाइस गार्ड्स को बुलाते हुए बोल रहा होता है तुम लोग जिस एंसेस्टर के ऊपर फुदकते थे अब तो ऐसा कुछ बचा ही नहीं। तुम लोगों में सिर्फ इतना ही हिम्मत है, तुम अपने से कमजोर वालों को बुली करोगे, अपने से पावरफुल वालों से डरोगे। तुम लोग को जिंदगी और मौत से काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर तुम लोग को जरूरत पड़ेगी तो तुम अपनी बेटी और वाइफ को भी बेच दो। अरे बेटी और वाइफ को तो छोड़ो, तुम लोग तो खुद को ही बेच दोगे। दूसरा गार्ड बोल रहा होता है काउंट जोनो ने हमारे यंग मास्टर को बुलाया है यहाँ पे पार्टी करने के लिए। आज यहाँ पे किसकी बलि चढ़ने वाली है? दूसरे पायस बोल रहे होते हैं यंग मास्टर को सिर्फ लड़कियां ही पसंद है, लेकिन वो लड़का भी काफी ज्यादा सुंदर है। ये बोलते हुए किसकी काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहे होते हैं और गार्ड्स काफी ज्यादा चिढ़ रहे होते हैं। वही सीन चेंज होता है, मैं काउंट के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कियाओ जियाओ आते हुए बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे नहीं थे जब मैं यहाँ पे आया था, क्या तुम मुझे यहाँ पे प्रेजेंस ना दिखा के मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो? क्रिस सोच रहा होता है ये बंदा काफी ज्यादा एरोगेंट है, लेकिन फिर भी ये बंदा काफी ज्यादा सस्पिशियस और काफी ज्यादा क्लेवर भी है। जितनी बार भी काउंट ने इनको यहाँ पे पार्टी करने के लिए बुलाया है ये अपना खाना पीना साथ में लेके आया है और कभी भी वो छुआ तक नहीं जो कि हमने इसको खाने के लिए दिया है। और ये ड्रिंक भी काफी ज्यादा लिमिट में करी ताकि कंट्रोल से बाहर आ सके। चिढ़ते हुए कियाओ जियाओ बोल रहा होता है अगर तुम मुझे आंसर नहीं कर रहे इसका मतलब तुम्हें ही बेइज्जती कर रहे हो। क्रिस बोल रहा होता है मुझे जेनी ने काफी ज्यादा मारा था, इसी वजह से अभी तक मैं हील कर रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं वॉक भी कर रहा हूँ तभी मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। मेरे पास में कोई भी चॉइस नहीं बची थी वांग आइसलैंड के सिवा, वरना मैं अपने बेड पे ही मारा जाता। कियाओ जियाओ बोल रहा होता है क्या ये सब जेनी का काम है?
क्रिस बोल रहा होता है नहीं कोई और लड़की है। क्या जियाओ बोल रहा होता है हाँ तुम्हारे साथ में ऐसा काम जेनी कभी करेगी भी नहीं, तुम्हें लगता है किसी बुरी लड़की ने पकड़ लिया है। क्रिस बोल रहा होता है मार्कस हम लोग को उम्मीद है आप यहाँ पे थोड़ी सी डिग्निटी दिखाएंगे क्योंकि आपके जो गार्ड्स है वो काफी ज्यादा एरोगेंट हो चुके हैं। क्या जियाओ सोच रहा होता है ये मुझे मार्कस बुला रहा है, मतलब इसको पता है कि मैं जल्दी जगह पे राज करने वाला हूँ। सच में एब्सोल्यूट पावर के सामने कोई भी झुक जाता है और कोई भी ट्रिक उनके सामने काम नहीं करती। क्या जियाओ बोल रहा होता है अगर तुम्हें इतना ही गुस्सा आ रहा है और तुम्हें सहन नहीं हो रहा तो जाके मेरे गार्ड्स को मार लो, ज्यादा क्या हो जाएगा। 20 साल पहले जैसे हम लोगों के बीच में फाइट हुई थी वैसे ही फाइट हो जाएगी। जिंगजू बोल रहे होता है यंग मास्टर को पुरानी बातों को बीच में लाने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या जियाओ बोल रहा होता है 20 साल पहले की जो मेरी क्यू फैमिली थी वो काफी ज्यादा वीक थी, वही जो आपके फादर थे जिन यू वो काफी ज्यादा पावरफुल थे। वो हमारे ऊपर अटैक करने के लिए 10,000 की आर्मी और बहुत सारी शिप्स लेके आए थे, लेकिन रिजल्ट क्या निकला, हमने उनकी पूरी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया। 20 साल पहले की जो आपकी आर्मी स्ट्रेंथ थी उससे अभी की आर्मी स्ट्रेंथ आधी हो गई होगी ना, या फिर उससे भी कम। जिंजू बोल रहा होता है हमारे सबसे जरूरी हमारी प्रेस्टीज है और कुछ भी नहीं। क्या जियाओ बोल रहा होता है तुम्हारी फैमिली की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी वो पहले से काफी ज्यादा कम हो चुकी है, वही मेरी फैमिली की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी वो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। हमारे पास में ट्राई सिटी भी है और लिजो आइसलैंड भी। जिन फैमिली से हमारा पावर कम से कम 10 गुना है। अगर मैं 30,000 आर्मी के लोगों को लेके आ जाए फाइट करने के लिए तो तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना ही बाकी नोबल्स तुम्हारी हेल्प करेंगे ना ही किंग। लेकिन मैं भी ये बात मानता हूँ कि पीस काफी ज्यादा जरूरी है। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम सिंसियर रहते हो कि नहीं रहते। क्रिस बोल रहा होता है हम दोनों फैमिलीज की दोस्ती को बनाए रखने के लिए जिन फैमिली आपको पर या 20,000 गोल्ड देने के लिए तैयार है, तभी कियाओ जियाओ गुस्से में किस की तरफ कुछ फेंक देता है जिसे बचाने के लिए हुआंग फेंग आगे बढ़ती है। कियाओ जियाओ बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मैं कोई भिखारी हूँ जो तुम मुझे इतना कम पैसा दे रहे हो। वही क्रिस सोच रहा होता है इस कम्युनिटी की मसला काफी ज्यादा पावरफुल है। फिर जब क्रिस काउंट को देखते हैं तो अपने सर हिला रहे होते हैं। क्रिस सोच रहा होता है फादर इन लॉ फिलहाल तो कियाओ जियाओ को नहीं हरा सकते, अगर फादर इन लॉ सिसान जिन सब मिल भी जाए तो भी इसको नहीं हरा सकते। कियाओ जियाओ यहाँ पे अकेला नहीं आया है, बाहर इसने बहुत सा सोल्जर्स को खड़ा कर रखा है। क्रिस बोल रहा होता है सभी लोग शांत हो जाओ, हम फिर से यहाँ पे बात करेंगे, कोई जाके मार्कस को नया ग्लास ला के दो। कियाओ जियाओ बोल रहा होता है मैं बहुत सारे ग्लास लेके आया हूँ। क्रिस बोल रहा होता है आपको हमारे ऊपर इतना शक नहीं करना चाहिए, आपके हाथों में ट्राई सिटी और पायरेट किंग है, आखिर हम आपको नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं। क्रिस सोच रहा होता है ये बंदा काफी ज्यादा सस्पिशियस और काफी ज्यादा कॉन्शियस है, यहाँ पे ये कोई भी गलती नहीं कर रहा। कियाओ जियाओ बोल रहा होता है हम लोग को सावधान तो रहना पड़ेगा ना, तुम बहुत ज्यादा कमीने इंसान हो क्रिस। क्रिस बोल रहा होता है चावल काफी ज्यादा अच्छे हैं, हमारे यंग मार्केट को खिलाया जाए। कियाओ जियाओ बोल रहा होता है कोई भी जरूरत नहीं है। क्रिस तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी गोल्ड माइन है, हम लोग इसके बारे में पता नहीं चलेगा। तुम्हें पता है क्रिस मैं ही वो इंसान हूँ जिसने तुम्हारे कुओं को खराब किया था, जिससे कि तुम्हारे लोगों को पानी पी के बीमारी हो सके, और मैंने ही तुम्हारे डैम को भी तोड़वाया था। मैंने जेनी को भी काफी ज्यादा परेशान किया है, तुम्हारा तो मन करता होगा ना कि तुम मुझे काट दो, पर मैं तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि मुझे वांगे आइसलैंड का 80% गोल्ड माइन चाहिए। क्रिस बोल रहा होता है कि आपको 80% चाहिए, ये तो बहुत ही ज्यादा होता है। गोल्ड माइन हमारे आइसलैंड पे आप लोग तो बहुत ही ज्यादा मांग रहे हैं। कियाओ जियाओ बोल रहा होता है तुम यहाँ पे नेगोशिएशन नहीं कर सकते, वैसे मेरे पायरेट्स भाइयों को लड़कियों के बिना नहीं रहा जाता, कान जुआनो हमारे लिए 500 लड़कियों को भिजवा दो, और हाँ उनके अंदर जिन जियांग भी होनी चाहिए, मुझे किससे फाइट करनी है वो भी जिन जियांग के सामने। हम देखते हैं कि काउंट जुआनो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। कियाओ जियाओ बोल रहा होता है आखिर मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है, ठीक है आज के लिए इतना ही, अब मैं वापस जा रहा हूँ। अच्छे से सोचो कि आखिर तुम्हें जिंदा रहना है कि मरना है, या फिर तुम हमारे साथ में कोऑपरेट करोगे। क्रिस बोल रहा होता है लॉर्ड हम लोग को बात करनी चाहिए, कैसा रहेगा हम लोग 50-50% कर ले। अगर आप 50-50% के लिए मान जाते हैं तो हम लोग आपको हाथों हाथ 50 लाख गोल्ड कॉइन दे देंगे। कियाओ जियाओ बोल रहा होता है हम लोग 70-30 के लिए मान सकते हैं, 70% मेरा और 30% तुम्हारा, पर तुम्हें 2 लाख नहीं बल्कि 5 लाख गोल्ड कॉइन को भिजवाना पड़ेगा, वो भी हाथों हाथ। कियाओ जियाओ बोल रहा होता है मैं तुम्हें सोचने का थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, अगर तुम्हें प्रपोजल चलेगा तो ठीक है, वरना अपने फादर को बोलो कि आर्मी इकट्ठा करे फाइट करने के लिए। क्रिस बोल रहा होता है मार्कस हमको यहाँ पे थोड़ी देर बात करनी चाहिए। कियाओ जियाओ सोच रहा होता है ये बंदा काफी ज्यादा चालाक है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जिसके हाथ से पानी गिर गया होता है और वो बोल रही होती है मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं इसको अभी साफ कर देती हूँ। कियाओ जियाओ सोच रहा होता है ये तो एक लड़की है। क्रिस तुमने मुझे झूठ बोला था कि इस लाइसेंस के ऊपर कोई भी लड़की नहीं है, तुम यहाँ पे लड़की लेके आए हो, अब ये लड़की मेरी हुई, मैं कब से यहाँ पे बोर हो रहा था। ये बोलते उस लड़की के पैंट निकाल के सूंघने लगता है। क्रिस सोच रहा होता है अब ये कमीना मरने वाला है। क्रिस सोच रहा होता है मैंने 7-8 प्लान को डिसाइड किया था, लेकिन मुझे 100% भरोसा था कि यही प्लान काम करेगा। हम देखते जो कियाओ जियाओ होता है उसका सर घूमने लगता है। कियाओ जियाओ बोल रहा होता है मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं उड़ रहा हूँ। क्रिस मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मुझे यहाँ पे सिर्फ जिन जियांग ही नहीं बल्कि जेनी भी चाहिए। मैं तुम्हारे सामने उन लोगों के साथ में सिस्टम करूंगा, जेनी मेरे हाथों से नहीं बचने वाली। तभी कान जुआनो आगे बढ़ते उसके गले पर अटैक करते हुए उसे गले में क्रैक डाल देते हैं। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कियाओ जियाओ काफी पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है, कान जुआनो के लिए उसके ऊपर स्नीक अटैक करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल था, लेकिन अब उसने किसका ड्रग्स ले लिया है, उसकी पूरी बॉडी को लग रहा है कि वो उड़ रहा है।
और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। जो पायरेट्स होते वो अंदर आते हुए बोल रहे होते आगे कैसी आवाज थी, मास्टर क्या आप ठीक है? तभी वो लोग देखते हैं कि क्रिस ने कियाओ के गले के ऊपर चाकू रख रखा होता है। क्रिस बोल रहा होता है तुम्हारे यंग मास्टर मेरे हाथों में है, अगर तुमने यहाँ पे एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करी तो इसका सर जमीन में पड़ा होगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जिन और बाकी सारे गार्ड्स भी आ जाते हैं। क्रिस बोल रहा होता है अपने बंदों को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाओ, अगर ये पायरेट्स बाहर नहीं निकले तो मैं कियाओ को मार डालूंगा। कियाओ भी बोल रहा होता है बाहर निकलो। टकला वाला पायरेट बोल रहा होता है हमारे यंग मास्टर को छोड़ दो वरना पायरेट क्यू तियान में तुम लोगों को खत्म कर देंगे। क्रिस बोल रहा होता है मैं तुम लोगों से एक बार और बोल रहा हूँ, यहाँ से निकल जाओ। कियाओ भी बोल रहा होता है जल्दी निकलो यहाँ से। वो पायरेट काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए बाहर निकल जाता है। हम देखते हैं काउंट के जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो पहाड़ के ऊपर में बॉल और रेल्स के सामने रेडी होते हैं। जैसे वहाँ पे सारे पायरेट्स बाहर निकलते हैं वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। टकला पायरेट बोल रहा होता है ये एक ट्रैप है। तीरों की वजह से वो सारे पायरेट्स वहाँ पे मरने लगते हैं। बाहर से पायरेट चलाते हुए बोल रहे होते हैं हम लोग को अंदर आने दो। वहीं जिन बोल रहा होता है गेट को जोर से पकड़े रखना, कोई भी अंदर एंटर नहीं करना चाहिए। वहीं सीन चेंज होता है, पायरेट्स के कैंप का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं लगता है यंग मास्टर काफी ज्यादा मजे कर रहे हैं क्योंकि माउंटेन से काफी ज्यादा अच्छी आवाज आ रही है। वहीं कुछ पायरेट्स बोल रहे होते हैं लगता है फाइट स्टार्ट हो चुकी है। काउंट जुआनो ने हमें फाइट स्टार्ट कर दी। जिन बोल रहा होता है फॉर्मेशन को चालू करो और ऊपर सामान को गिराओ इन लोगों को मारने के लिए। सारे पायरेट्स अटैक करने के लिए पहाड़ के ऊपर चढ़ गए होते हैं। जिन बोल रहा होता है ये कियाओ की डायरेक्ट ट्रूप है, ये सारे के सारे काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये पहाड़ पर चढ़ पा रहे हैं और ना ही इन लोगों को मौत से डर है कि हम लोग इनको मार डालेंगे। नॉर्मल टाइम में इन लोगों से फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता पर अभी नहीं। फिर वो बोलता है इन लोगों के ऊपर चट्टानों को गिराओ। तभी कुछ पायरेट ऊपर चढ़ते हुए अटैक कर देते हैं। सारे गार्ड्स बोल रहे होते हैं हम इनको नहीं छोड़ने वाले। वही वो पायरेट्स बोल रहे होते हैं हम लोग को यंग मास्टर को बचाना है। जिंजू बोल रहे होते हैं इन लोगों ने पी रखी है फिर भी काफी ज्यादा पावरफुल है। क्रिस बोल रहा होता है मैंने सोचा कि ये पायरेट्स काफी ज्यादा जल्दी हार मान लेंगे और हम लोग आराम से जीत जाएंगे, लेकिन इन लोगों में इतनी हिम्मत है कि अभी भी फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं पर अब ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर वहाँ पे सभी लोगों का पेट काफी ज्यादा दर्द करने लगता है। पायरेट्स बोल रहे होते हैं आखिर हमें इतना दर्द क्यों हो रहा है। वही जिन बोल रहा होता है अटैक करने के लिए आगे बढ़ो। क्रिस बोल रहा होता है तुम लोग बहुत ज्यादा खा पी रहे थे, आज तुम लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हम लोग तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे, इसी वजह से तुम लोगों ने मेरा दिया हुआ जहर खा लिया। हम देखते हैं कियाओ के पायरेट्स और किंग के गार्ड्स के बीच में फाइट हो रही होती है और रात भर में इन लोगों ने सारे पायरेट्स को काट दिया होता है। अगली सुबह कियाओ अपने आँख खोलता है। कियाओ बोल रहा होता है कोई अंदर आओ, मेरे कपड़े पहनने में मेरी हेल्प करो। आखिर तुम लोग अंदर क्यों नहीं आ रहे, क्या तुम सभी के सभी मारे गए? जब कियाओ उठने की कोशिश कर रहा होता है तब अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा होता। क्रिस वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है मास्टर कियाओ क्या आप उठ गए, आपको भूख तो नहीं लगी ना, क्या मैं आपके लिए खाना बना दूं? कियाओ बोल रहा होता तुम मेरे साथ में सब बिहेव क्यों कर रहे हो? तभी क्रिस बोल रहा होता मेरे पास में तुम्हारे लिए सरप्राइज है। ये बोलते हुए क्रिस को चादर हटा देता है। क्रिस बोल रहा होता है घोंसला तो वैसे का वैसा ही है लेकिन चिड़िया उड़ गई। चिल्लाते हुए कियाओ बोल रहा होता तुमने मेरे साथ में क्या किया, तुमने तो मेरा सिस्टम ही काट दिया, आखिर अब मैं क्या करूंगा, जल्दी मेरे बंदे आओ और किसको मार डालो। क्रिस बोल रहा होता है क्या तुम इन लोगों को बुला रहे हो? ये बोलते हुए क्रिस उन सभी लोगों की मुंडी को खाली कर देता है। क्रिस बोल रहा होता तुम यहाँ बहुत सारे पायरेट्स को लेके आए थे और उन सभी का ये हर्ष हो गया। कियाओ बोल रहा होता है क्या तुम पागल हो चुके हो, मेरे फादर के पास में तीजा की आर्मी है, वो तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाले, जिन फैमिली का हर एक बंदा मारा जाएगा। क्रिस बोल रहा होता है लिटिल मार्केस मैं आपको दो चीज बताना चाहता हूँ। पहला ये कि वांगेसन के अंदर बिल्कुल भी गोल्ड नहीं है, हम लोगों ने लाखों गोल्ड कॉइन को पिघला के मिट्टी में मिला लिया जिससे कि हमें एक्ट कर सके। कियाओ बोल रहा होता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर तुम्हें इतना गोल्ड मिला कहाँ से, आखिर तियांदा एयरलाइंस तुम्हें इतना सारा पैसा क्यों देगी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? तभी क्रिस अपने पास अपना मिरर निकालता है। क्रिस बोल रहा होता है इतने कमाल का मिरर और इसकी कीमत सिर्फ 1 सिल्वर कॉइन है, क्या तुम्हें लगता है कि इस डील की कीमत 1 मिलियन गोल्ड हो सकता है? कियाओ सोच रहा होता है जो मिरर है इसकी क्लैरिटी काफी ज्यादा अच्छी है, ये कॉपर सिल्वर और क्रिस्टल मिरर से भी काफी ज्यादा अच्छा है। और दूसरी चीज ये कि तुम्हें क्या लगता है किस लड़की ने मेरी बॉडी के ऊपर इतने मार्क्स दिए होंगे और मैं कहाँ जाकर रात भर रह के आया हूँ, ये और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी बहन कियाओ के निशान है। 2 घंटे तक वो सब करने की वजह से मैं काफी ज्यादा घायल हो गया, लेकिन हाँ मुझे काफी ज्यादा मजा भी आया, मैंने ही तुम्हारी बहन कियाओ को ठीक किया है और फिर तुम्हारे फ्रेग्रेंस की वजह से हमारी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई और फिर ये सारी चीजें हो गई, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। कियाओ बोल रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता। क्रिस बोल रहा होता तुम्हें पता तुमने उस रात को हार मान ली थी वरना पक्का है तुम सक्सेसफुल हो जाते। कियाओ काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी, वो तुम्हें रजिस्ट नहीं कर पाती, ये तो काफी ज्यादा बेकार बात है कि तुम अपने गोल से काफी ज्यादा दूर रह गए। गुस्सा करते हुए कियाओ बोल रहा होता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्रिस बोल रहा होता है उसके बाद मैंने तुम्हें जिंदा रखा और तुम्हें बेवकूफ बनाया और तुम्हारे लिए काफी ज्यादा शानदार ड्रेस बनाए, मैं तो वांगेसन के ऊपर तुम लोगों के आने का ही वेट कर रहा था। जैसे यहाँ पे तुम्हारे फादर के करके बंदे आते रहेंगे वो सारे के सारे मारे जाएंगे, मैं पूरे क्यू फैमिली के हर एक बंदे को मार डालूंगा, टाइट सिटी का एक भी पायरेट नहीं बचने वाला, 20 साल पहले का जिन फैमिली का बदला था वो पूरा हो जाएगा। कियाओ सोच रहा होता है कि ये जो कह रहा है वो सच है, इसने हमारे लिए इतना बड़ा ट्रैप बनाया है
पर आखिर से शुरुआत कहाँ से करी होगी? क्या ये सब दिन से ऐसे शुरू हुआ है या फिर जब से इसने बाउंडर्स विन एंड मून लिख रखी है तब से ऐसा शुरू कर रखा है? मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा कि इस दुनिया में ऐसा भी इंसान रह सकता है जो कि इतने आगे की सोचता हो। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे नहीं मर सकता। क्या जो बोल रहा होता है क्रिस मुझे मत मारो, तुम भले ट्राई सिटी के बंदों को मार डालो पर मुझे मत मारो। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ ये बताने में कि आखिर टेस्ट सिटी का खजाना कहाँ पे रखा हुआ है। क्रिस बोल रहा होता है ब्रदर कियाओ जियाओ, आपने अभी जो बोला वो सेंस तो बनाता है। अगर मैं आपको जिंदा रखता हूँ तो मेरे पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी आ सकती है। कियाओ जियाओ बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, अब से तुम मेरे मास्टर हो और मैं तुम्हारे लिए एक पिक की तरह काम करूंगा। तुम मुझे जो बोलोगे मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। क्रिस बोल रहा होता है क्या तुम बाहर खड़ी लड़की को पहचान सकते हो कि आखिर वो सुंदर लड़की कौन है? कियाओ जियाओ बोल रहा होता है ये तो गोल्डन स्वॉर्ड जिनजियांग है। क्रिस बोल रहा होता है ये वही जिनजियांग है जिसको तुमने दिन रात याद किया था। तुमने कल कहा था ना कि तुमको इसके साथ में मजे करने हैं और मैं इसको तुम्हारे लिए यहाँ पे लेके आ चुका हूँ, तुम जो भी चाहे साथ में कर सकते हो। कियाओ जियाओ बोल रहा होता है आपका शुक्रिया। क्रिस वहाँ पे अगरबत्ती लगाते हुए बोल रहा होता है इस अगरबत्ती के खत्म होने से पहले जिनजियांग के जूतों को किस करो। कियाओ जियाओ बोल रहा होता है क्रिस में तो हाथ पाँव मूवी नहीं कर रहे तो आखिर मैं यहाँ से हटूंगा कैसे? क्रिस बोल रहा होता है तुम्हारे पास में अभी भी दांत है जो कि काफी ज्यादा काम के होते हैं। कियाओ जियाओ सोच रहा होता है दांत से कोई कैसे चल सकता है, चलो कोई बात नहीं मैं इसको दिखाता हूँ कि आखिर मेरी पावर कितनी है। फिर कियाओ जियाओ अपने दांतों का यूज करते हुए आगे खिसकने लगता है। क्रिस सोच रहा होता है ये बंदा काफी ज्यादा कमाल का है, आगे कोई अपने दांतों का यूज करते हुए आगे कैसे बढ़ सकता है। एक ह्यूमन का डिजायर होता है वो सच में काफी ज्यादा कमाल का होता है। कियाओ जियाओ बोल रहा होता है कि तुम मेरा वेट करो, अगर मैं सर्वाइव कर पाया तो मैं तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। हम देखते हैं अगरबत्ती भी खत्म होने वाली होती है और कियाओ जियाओ जिनजियांग के पास में पहुंच गया होता है। कियाओ जियाओ बोल रहा होता है क्रिस मैंने अपना काम कर दिया, क्या मैं सर्वाइव कर सकता हूँ? क्रिस बोल रहा होता है ब्रदर कियाओ जियाओ तुम तो काफी ज्यादा कमाल के हो, तुमने हमें मिरेकल करके दिखा दिया। मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। कियाओ जियाओ बोल रहा होता है मेरी जान को बख्शने के लिए शुक्रिया। क्रिस बोल रहा होता है हाँ मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, पर बाकी लोगों को तुम्हें मारने से मैं नहीं रोक सकता। तभी जो जिनजियांग होती है वो कियाओ जियाओ की बॉडी के अंदर स्वॉर्ड डाल देती है और फिर उसका गला काट देती है। हम देखते हुए किस अंदर का मैसेजर आया होता है जिसको किसने जिंदा छोड़ दिया था। किस को कियाओ जियाओ का सर देते हुए बोल रहा होता है ये मेरी तरफ से तियांगदाओ के लिए गिफ्ट है और मैंने बोरे के अंदर 2 सर और भर के रखे हैं, वो भी तियांगदाओ को दे देना। सर को एक्सेप्ट करते हुए वो मैसेजर सोच रहा होता है वॉर तो होके रहेगी और पूरी की पूरी जिन फैमिली मारी भी जाएगी। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।